Assalamu alaikum. We'll move to the part 4 of solutions chapter. In this part, we will discuss about colligative properties, that is, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. One more colligative property is left out. We'll be discussing in the next session. First of all, in the previous session, we have discussed how the vapor pressure is developed when you talk about a pure solvent or when you talk about a solution where both solute and solvent are in liquid form. लिक्विड सॉल्यूशंस का डिस्कशन हुआ है जहाँ पे हमने देखा है दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होते हैं, एक कम वोलेटाइल और एक ज़्यादा वोलेटाइल, लेकिन वहाँ पे वेपर प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शंस डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं. दैट इज वी हैव डिस्कस बेस्ड ऑन रॉल्ट्स लॉ. नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस, that is liquid solutions containing solid solute और non volatile solute. यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है. सॉलिड फॉर्म में सोल्यूट मतलब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट रहेगा, यानी कि इवेपोरेट नहीं होगा, इट रिमेन्स इन द सोल्यूशन. तो जब आप कोई सोल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉलिड सोल्यूट प्रेजेंट है, तब देखते हैं वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. यहाँ पे देख सकते हैं कंटेनर प्योर सॉल्वेंट है और ये पूरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उसको जो है हम क्लोज्ड कर दिए हैं. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा. सरफेस, स्पेशली सरफेस से इवेपोरेशन स्टार्ट होता है. ये सरफेस पार्ट है और ये बल्क पार्ट है. सरफेस मॉलिक्यूल्स दे इवेपोरेट, दे एस्केप इनटू द अपर सराउंडिंग. तो यहाँ पे ये सरफेस मॉलिक्यूल्स पूरे थोड़ा थोड़ा करके इवेपोरेट होते हैं टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से. तो ये वेपर्स इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद पहले इवेपोरेशन होगा, बाद में कंडेंसेशन होगा, बाद में ये वेपर्स के जरिए से वेपर प्रेशर डेवलप होता है. दैट इज दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट वी कॉल इट एज वेपर प्रेशर, and it is proportional to the mole fraction of the component in the solution. खैर ये तो प्योर सॉल्वेंट है, इसी के वेपर्स, यही सॉल्वेंट के यहाँ पे वेपर्स है, इनके ज़रिए से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा. अभी अगर इस सॉल्वेंट के अंदर हम कोई नॉन वॉलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, ग्रीन कलर्ड, दीज आर ऑल नॉन वॉलाटाइल सल्यूट, सॉलिड सल्यूट. जब आप इसमें सॉलिड सल्यूट ऐड करते हैं, जब वो सल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सल्यूट पार्टिकल्स बल्क में भी रहेंगे और सरफेस पे भी आ जाएंगे. पहले सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, अब सॉल्यूशन बनने के बाद सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे और सल्यूट मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे. इससे होता क्या है, जिस सरफेस से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट एस्केप होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, वो प्रोसेस कम हो जाएगा, क्योंकि अब इवेपोरेट होने के लिए यहाँ से एस्केपिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्वेंट था, अभी यहाँ पे एक सल्यूट पार्टिकल आ गया है और ये सल्यूट पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होगा, इट इज़ नॉन वॉलाटाइल. तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो वेपराइजेशन इवेपोरेशन प्रोसेस था कंपेयर टू प्रीवियस, कम हो जाएगा. कम होने की वजह यह है कि बिकॉज सम ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय सल्यूट मॉलिक्यूल्स. Surface molecules which were actually solvent molecules, they are replaced by solute molecules, due to which the evaporation decreases. जब evaporation कम होगा, definitely vapors कम रहेंगे. जब vapors कम रहेंगे तो vapor pressure भी कम हो जाएगा. तो इस process को हम बोलते हैं lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is the decrease in the vapor pressure due to presence of solute particles. The decrease in the vapor pressure of solution due to presence of solute particles. लेकिन यहाँ पर अगर आप रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, रॉल्ट्स लॉ में हमने देखा है जो भी लिक्विड्स जब इवेपोरेट होते हैं लेस वॉलाटाइल या मोर वॉलाटाइल, तब उनका वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कंपोनेंट ए रहने दो या कंपोनेंट बी रहने दो. लेकिन यहाँ पर
दोनों कंपोनेंट है, सल्यूट है सॉल्वेंट भी है। अब यहाँ पे हम सल्यूट का तो वेपर्स नहीं है तो उसका रिलेशनशिप तो ले नहीं सकते, आपको सॉल्वेंट का ही रिलेशनशिप उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के साथ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। वी थिंक दैट वेपर प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली द रिलेशनशिप रिमेन्स सेम बिकॉज लेस वेपर्स आर देयर, definitely pressure will be less and the mole fraction of that component also will be less, means both will be again showing the same relationship, that is vapor pressure of the solvent component will be directly proportional to its mole fraction in the solution. Vapor pressure of the pure component, that is solvent component, is directly proportional to the mole fraction in the solution. See here, the graph will show you the same thing. This is a vapor pressure axis, this is a mole fraction of solvent I have taken. जैसा ही आप सॉल्यूशन में अगर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते जाएगा, मीन्स इट शोज लीनियर रिलेशनशिप अगेन. So overall, compared to pure solvent, no doubt the vapor pressure decreases, and that decrease in vapor pressure is called as lowering of vapor pressure or lowering in vapor pressure due to presence of solute particles. Now here, same Raoult's law we are discussing in the same manner like we have discussed for liquid solutions. According to Raoult's law, vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is proportional to the mole fraction of the solvent. यानी कि यहाँ पे जो कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जब आप डिस्कस करते हैं, इट विल बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द solvent component, because whatever vapors are there, that is all because of only solvent, not solute. That's why we are relating only with the mole fraction of the solvent component, that is Pa is directly proportional to Xa and Pa is equal to P naught A Xa, where Pa is pressure of the vapor pressure of solution, Xa is the mole fraction of the solvent. Suppose Xa की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, इसका मतलब Xb क्या हो जाएगा 0, बिकॉज Xa प्लस Xb इज इक्वल टू 1. तो Xa जब आप 1 लेते हैं तो Xb डेफिनेटली 0 हो जाएगा, इसका मतलब होता है ये प्योर सॉल्वेंट. दैट टाइम व्हाट हैपेंस, Pa बिकम्स इक्वल टू P नॉट A. अब इसमें जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं, डेफिनेटली Xa की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, इट विल बी लेस देन 1. That time, if you want to calculate the vapor pressure of solution, you have to use this relationship Pa is equal to P naught A Xa. अब यहाँ पे हम Xb नहीं लेंगे, क्योंकि Xb के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि Xb component सिर्फ solution में रहेगा, it will not remain in the vapor form because it is not evaporating. So only you have to take Xa here. But the thing is that you can replace it by writing 1 minus Xb, no doubt. That we'll discuss in the other part of this chapter now. So overall, according to Raoult's law, for a solution containing non-volatile solute, we can write Pa is directly proportional to Xa, or Pa is equal to P naught A Xa. Xa is the mole fraction of solvent, P naught A is proportionality constant, and it is equal to vapor pressure of pure solvent A. Now this thing will apply for the colligative properties, which is a very important part of this chapter. We have numericals based on these colligative properties, which are asked compulsorily in examination for 3 marks. 4 colligative properties are there. Based on those 4 colligative properties, one numerical will be asked and on any of the 4 colligative properties for 3 marks. Let's see. Now, colligative properties. Now, these are all the special properties of dilute solutions containing non-volatile solute, which depend on number of solute particles. They depend on the number of solute particles. यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टीज है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के,
जो सल्यूट पार्टिकल्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं. दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स independent of their nature. They do not depend on the nature of the solute particles, but they are only dependent on the number of solute particles. अब ये solute particles atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, या फिर ions भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है इनका नेचर नहीं डिस्कस करना है, सिर्फ नंबर देखना है. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute particles. Colligate, that is you aggregate, means these all properties are interrelated. Colligative properties का मतलब ये ऐसे properties है जो एक से एक interrelated है. अगर आपको इसका वैल्यू पता चल गया कोई एक colligative property का, तो आप easily दूसरे colligative property का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. They are all interrelated and they are all dependent on the number of solute particles. Why we study colligative properties are they help in calculation of molecular masses of substances. इससे आप easily जो है कोई भी substance का molecular mass calculate कर सकते हैं. So let's see which are all the colligative properties and we'll discuss individually one by one. First here the important colligative properties are relative lowering in vapor pressure. RLVP शॉर्टकट में हम RLVP बोल के यूज करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेट मतलब इंक्रीज होना. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन मतलब कम हो जाना. एंड द अदर वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. दीज आर ऑल कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज which are special properties of dilute solutions which depend on number of solute particles. What are colligative properties? One mark questions can be asked. So these are the special properties of dilute solutions which depend on the number of solute particles. Which are the colligative properties? RLVP, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. See what are the features of these properties. These properties are related to one another. यानी कि आप इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मालूम करना है तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. एंड दे हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मासेस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स. अगर ये मेथड्स अप्लाई करके हम मोलिकुलर मासेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कोई सॉल्यूट का, तब कुछ कंडीशंस हैं करेक्ट रिजल्ट्स के लिए. Solution should be very dilute. These properties are applied for only dilute solutions. Concentrated solutions में आपको correct values नहीं मिलेंगे क्योंकि changes जो ये values में आना है higher concentration में negligible हो जाते हैं. Like lowering in vapor pressure, elevation, depression. Small amount of solute is there means you can easily measure the changes in these properties. That's why solution should be very dilute. सल्यूट शुड बी नॉन वॉलाटाइल. सल्यूट जिसका आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है वो नॉन वॉलाटाइल होना है. अगर वो इवेपरेट हो गया या एस्केप हो गया सोल्यूशन से तो मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन डिफ़िकल्ट होता है. तो ये प्रॉपर्टीज़ खासकर ऐसे सल्यूट्स के लिए है जो नॉन वॉलाटाइल कैरेक्टर के हैं, मीन्स सॉलिड सल्यूट. सल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन. करेक्ट मॉलिकुलर मास अगर आपको मेजर करना है तो आपको ऐसा सल्यूट लेना है जो ना कि सॉल्यूशन में एसोसिएट होगा यानी कि एग्रीगेट होगा, ना कि डिसोसिएट होगा यानी कि आयोनाइज होगा. सल्यूट ऐसा होना है ना कि वो आयोनाइज होना है ना कि एसोसिएट होना है. तो वैसे सल्यूट का आपको करेक्ट मॉलिकुलर मास मिल जाएगा. अब सपोज कुछ ऐसे भी सल्यूट हैं जो आयोनाइज होते हैं या एग्रीगेट होते हैं, उनके लिए कुछ अल्टरनेट मॉडिफाइड फॉर्म है जो हम एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन वन बाय वन. विल स्टार्ट विद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ when a non-volatile solute is added to a solvent, its vapor pressure is lowered. अभी हमने देखा है जब भी आप कोई सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाते हैं और
उनके वेपर्स कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर भी डेफिनेटली कम हो जाएगा. So that vapor pressure of solution is less than vapor pressure of solvent. यहाँ पे हमने देखा है ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का रहेगा. जैसे ही सल्यूट पार्टिकल्स इसमें आते हैं वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो गया. क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. So that process we call it as lowering in vapor pressure. So we'll come across some relationship now. If P naught is the vapor pressure of pure solvent, okay, here we'll be writing P naught A or simply P naught, और पी ए या सिर्फ पी रहा तो इस सोल्यूशन के लिए यूज करेंगे. सो सी हियर पी नॉट जब हम लिखते हैं ये प्योर कंपोनेंट के लिए लिखते हैं. इसके नीचे पी नॉट ए या पी नॉट बी कुछ भी रहो, नॉट साइन आ गया तो समझ जाना है ये प्योर कंपोनेंट के लिए. अगर सिर्फ पी है या फिर पी ए पी बी है ये सोल्यूशन के लिए रहता है. सो इफ पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and PA or simply P is a vapor pressure of solution at a given temperature, then lowering in vapor pressure is equal to. अब यहाँ पे हमने देखा है सल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है. कितना कम हुआ अगर आपको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. विल टेक अप द डिफरेंस यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि पहले ज़्यादा था अब यहाँ पे कम हो रहा है. तो कम हो रहा है मतलब आप हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे. सो पी नॉट हायर वैल्यू है क्योंकि ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और पी ए या पी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो ये कम हो जाता है. सो पी नॉट माइनस पी ए और पी विल गिव यू हाउ मच वेपर प्रेशर इज reduced, that is how much vapor pressure is lowered. So then lowering in vapor pressure is equal to P naught minus P, and relative lowering in vapor pressure is equal to, relative मतलब आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से उसको आप कंपेयर करेंगे. यू विल टेक द रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. So when you take relative lowering in vapor pressure we write like this, P naught minus P. ये lowering in vapor pressure हो गया, डिनोमिनेटर में आपको लेना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. इतना पूरा पार्ट हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. What is this relative lowering in vapor pressure? It is the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. So डिफरेंस है यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी. इस डेल्टा पी को हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. डिनोमिनेटर में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. नाउ जस्ट नाउ वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट रहने के बाद भी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट के कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करके लिखेंगे यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस RLVP लिखेंगे. डेल्टा पी, डेल्टा पी इज पी नॉट माइनस पी ए, पी नॉट माइनस पी ए is equal to P naught minus what is PA. PA is equal to P naught A XA according to Raoult's law. यहाँ पे हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. ये पार्ट कहाँ से आ रहा है, Raoult's law के मुताबिक PA is equal to P naught A XA. तो यहाँ पे उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे. P naught minus P naught A लिख सकते हैं यहाँ पर. अब XA है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A कॉम्पोनेंट है यानी कि सॉल्वेंट. अब एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी इज नथिंग बट यू गेट इट इज इक्वल टू एक्स ए. सो एक्स ए के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी. सो पी नॉट मल्टीप्लाई करो यहाँ पे माइनस पी नॉट आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस पी नॉट एक्स बी. डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स बी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास पी नॉट एक्स बी. अब ये पी नॉट को यहाँ पे ले लो, शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब ये बन गया आपका डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट.
दिस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज व्हाट? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी यानी कि पी नॉट माइनस पी, डिनोमिनेटर में पी नॉट, तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। Thus, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in dilute solution. So, this is the mathematical form of relative lowering of vapor pressure. P naught minus P divided by P naught is equal to XB, या फिर P naught minus PA divided by P naught is equal to XB. This is the mathematical form, mathematical expression for relative lowering of vapor pressure. तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी सोल्यूट पार्टिकल्स के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। एज वी हैव टोल्ड, colligative properties are the properties which depend on the number of solute particles. So we have come down to the final relationship of this RLVP. It is equal to XB. Now थोड़े और modifications करेंगे। ये RLVP XB mole fraction, we know that mole fraction is nothing but the ratio of number of moles of a component to the total moles of all components in the solution. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XB के बदले NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। अगर XB लिख रहे हैं B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो B कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन का आप मोल्स फॉर्म में कन्वर्शन करते हैं तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स आएंगे। सो XB इज रिटन एज NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, वेयर NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड NA इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों मिलाएंगे तो टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो सोल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी लेस कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स कम है कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो रिलेशनशिप क्या है, NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। इस पार्ट को हम कंसिडर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। न्यूमरेटर में NB लिखेंगे, डिनोमिनेटर में NA प्लस NB। NB को हम इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू है, बिकॉज इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। सो NA प्लस NB विल टेक ऑलमोस्ट इक्वल टू NA। यहाँ पे NB कहाँ जा रहा है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है। तो ये क्या बन जाएगा, NB न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर में सिर्फ NA। Now moles, how we calculate? Mass by molecular mass. So NB is written as WA by MB. Sorry, WB by MB. It should be WB here. And NA is written as WA by MA. Now, when you are replacing moles by this mass by molecular mass, ये सोल्यूट के लिए है और ये सॉल्वेंट के लिए है। आप और एक मेथड से भी लिख सकते हैं, ए और बी के बदले कोई दूसरे टर्म भी लिख सकते हैं, 1 एंड 2। ए और बी हम कॉमनली जब यूज़ करते हैं तो बी हम सोल्यूट को प्रेफर करते हैं और ए सॉल्वेंट के लिए लेते हैं। 1 और 2 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 2 हम लेते हैं सोल्यूट के लिए, 1 लेते हैं हम सॉल्वेंट के लिए। तो फॉर्मूला किसी भी तरह लिख सकते हैं आप, ए और बी ही लिखना बोल के ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा टर्म सोल्यूट के लिए है और कौन सा टर्म सॉल्वेंट के लिए है, बस। तो यहाँ ने अब इस डेरिवेशन में हमने लिया है ए और बी। सो पी नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट और पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, ये पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब रेसिप्रोकेट हो जाएगा, एम ए ऊपर आएगा और डब्ल्यू ए नीचे आएगा।
सो विल गेट डब्ल्यू बी, यानी कि ये एक्चुअली डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए. So this is the relationship you get for relative lowering in vapor pressure, where WB is mass of solute, MB, capital M, it should be molecular mass of solute, WA is mass of solvent and MA is molecular mass of solvent. So यहाँ पे पूरा final relationship है. अब इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो आप ये molecular mass of solute calculate कर सकते हैं. Molecular mass of solute is equal to WB into Ma into P naught divided by WA into P naught minus Pa. So this is the formula to calculate molecular mass of solute. Molecular mass of solute is equal to WB into Ma into P naught divided by WA into P naught minus P. WB मास ऑफ सोल्यूट है, Ma मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और P नॉट माइनस P इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. P नॉट माइनस P इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, molecular mass of solute is inversely proportional to the lowering in vapor pressure. It is inversely proportional to relative lowering in vapor pressure भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P नॉट ऊपर आ गया, P नॉट माइनस P नीचे आ गया. So molecular mass is inversely proportional to the relative lowering in vapor pressure. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पहले फोकस करना है RLVP के ऊपर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इफ यू सी दिस पार्ट WB by MB, ये NB मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो ये प्रॉपर्टी मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. और ये प्रॉपर्टी सिर्फ अगर आप मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब ये हो गया, पहले तो मोल्स जितने ज़्यादा रहेंगे सोल्यूट पार्टिकल्स के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरह चेंज होते जाएगी. लेस मोल्स लेस वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोर मोल्स मोर वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब उसमें भी अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंजेस कम रहेंगे. मोलिकुलर मास अगर कम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यूज ज़्यादा चेंज हो जाएंगे. सो overall we have to, whenever you are doing the calculation, first important thing, whatever may be the molecular mass, ultimately we have to check the number of moles. remember moles ही हमको चेक करना है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करना है तो. so remember all colligative properties are directly proportional or they are dependent on the number of moles of solute particles. इसको अब याद कैसे रखें फॉर्मूले को, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेशन के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट आता है और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट आता है. न्यूमरेटर में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट आता है. अगर कोई एक टर्म याद रहा आप नीचे उसको रीअरेंज कर सकते हैं. MB है, न्यूमरेटर में WB लिखो. अब WB ऊपर आ गया तो उसका अपोजिट WA नीचे रहेगा, और MA ऊपर है और यहाँ पे P नॉट और डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस P. या फिर ये रिलेशनशिप से आप रीअरेंज करके बाद में लिख सकते हैं. सो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर एंड यू हैव टू राइट इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वैल्यूज थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गए तो आपको मोलिकुलर मास का वैल्यू रॉन्ग मिल जाएगा. Coming to the next colligative property, that is elevation in boiling point. Boiling point, what is boiling point? That is, it is a temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to 1 atmosphere. That temperature we call it as boiling point of that liquid.
इस एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना. एलिवेट मीन्स टू इंक्रीज, to move up, and this property we also call it as ebullioscopy. Means whenever you carry out some studies at higher temperatures, we call it as bulioscopic studies, or and here we will call it as ebullioscopy. Now when you see this graph, along y-axis vapor pressure and along x-axis I have taken temperature in Kelvin scale. अब suppose कोई solvent लेंगे, वेपर प्रेशर रिलेशनशिप यू हैव सीन. कोई भी लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाता है. वह वेपर प्रेशर बढ़ने का रीज़न इवेपरेशन ज़्यादा होगा. जब इवेपरेशन ज़्यादा होता है तो वेपर्स फॉर्म ज़्यादा होते हैं और उन वेपर्स के ज़रिए से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. सो वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, vapor pressure of a solvent increases. It goes on increases due to evaporation process. And finally, I have mentioned here 1 atmospheric pressure. It crosses the 1 atmospheric boundary. ये पॉइंट पर जब सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये पॉइंट रीच होता है यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, वी कॉल दैट लिक्विड हैज बॉइल्ड. उससे नीचे की कंडीशन को हम सिर्फ इवेपरेशन बोलेंगे, लेकिन जब उसका वेपर प्रेशर एग्जैक्ट 1 एटमॉस्फेयर होता है उसको हम बोलेंगे द लिक्विड हैज बॉइल्ड, और द टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. उससे पहले के प्रोसेस को सिर्फ आप बोलना है इवेपरेशन, लेकिन जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे द लिक्विड हैज बॉइल्ड, एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, डिनोटेड बाय टी नॉट बी. प्योर सॉल्वेंट है, राइट. अब उस सॉल्वेंट में हम सल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सल्यूट. एंड व्हेन यू ऐड नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन ए सॉल्वेंट, vapor pressure decreases due to presence of solute particles. That phenomena, that process we call it as lowering in vapor pressure. Previous slide में हमने डिस्कस किया है. अब ये सॉल्वेंट का था तो डेफिनेटली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम हो जाएगा. क्यों कम हो रहा है? सोल्यूट पार्टिकल्स के प्रेजेंस से. अब बहरहाल कम होने के बाद भी इवेपरेशन होता है क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं लेकिन वो इवेपरेट होते रहते हैं. अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थोड़े इवेपरेट होने से वेपर प्रेशर भी कम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो वेपर प्रेशर भी स्लोली बढ़ते जाता है. इवेपरेशन इवेपरेशन हो रहा है और यहाँ पे सोल्यूशन भी जो है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा. इसका भी 1 एटमॉस्फेयर हो गया था, इसका भी 1 एटमॉस्फेयर हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स पे 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू रीच हो रहे हैं. तो ये सॉल्वेंट जो था इस टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन जब हम देखते हैं उसका ग्राफ, ये कुछ हाइयर टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है. मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, दैट इज द लिक्विड in which we had added solute, solution was formed, it is boiling at this particular temperature denoted by TB. So this shows that due to addition of solute particles in a solvent, when you get the solution, so boiling point of solution will be more compared to the pure solvent. So there will be elevation, there will be increase in the boiling point of the solution due to presence of solute particles. So this is called as elevation in boiling point. अब जैसे कि प्योर वाटर हम लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन. लेकिन उसी वाटर में कुछ सल्यूट पार्टिकल्स ऐड करो आप
शुगर या सॉल्ट, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व करो, सोल्यूशन बना लो। सोल्यूशन बनाने के बाद अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर से बॉईल करके चेक करेंगे, आप देखेंगे कि वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, इट विल बॉईल एट ए हायर टेम्परेचर। इट इज बॉइलिंग एट ए हायर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये वजह इस वजह से ही क्या है, सी वाटर या ओशन वाटर अगर आप उसका सैंपल लेके उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होते हैं, दे बॉईल एट ए हायर टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट। तो जब भी आप कोई सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं और उसका सोल्यूशन बना के बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो आप देखेंगे गारंटीड कि उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा होने की वजह क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऑलवेज देर विल बी इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंपेयर टू द सॉल्वेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब कितना बढ़ेगा ये सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जितने आप सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। So the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to 1 atmosphere is called as boiling point, and boiling point of solution increases due to presence of solute particles. अब यहाँ पे हायर बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सोल्यूशन का है और लोअर वैल्यू सॉल्वेंट का है। टी बी इज ग्रेटर दैन टी नॉट बी, क्योंकि ये टेम्परेचर एक्सिस है, टी बी विल बी ग्रेटर दैन टी नॉट बी। डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। So that difference is called as elevation in boiling point. Difference in the boiling point of solution and boiling point of solvent is called as elevation in boiling point. It is denoted by delta TB, which is equal to TB minus T naught B. Delta TB मतलब elevation in boiling point. TB stands for boiling point of solution एंड टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नॉट है तो यानी कि सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए रहेगा, टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंस लेंगे तो आपको मिल जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये पता चला है कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन के मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोल्यूशन के मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये रिलेशनशिप लिखेंगे, elevation in boiling point delta TB is directly proportional to m. If you remove this proportionality sign, will add up equal to and a proportionality constant Kb. Delta TB now becomes equal to Kb into m. Delta TB is elevation in boiling point, m is molality, and Kb is called as the proportionality constant, or we call it as molal elevation constant or ebullioscopic constant. Molal elevation constant और ebullioscopic constant. अब यहाँ पे मोलालिटी के हमने फर्स्ट पार्ट में देखे हैं, उसके अलग अलग रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर W2 into 1000 divided by M2 into W1. तो इस M को हम मोलालिटी को हम इतने पार्ट से सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको पता है तो M को आप अलग से कैलकुलेट करने के बजाय इसी रिलेशनशिप में यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सी दिस पार्ट, this part is actually the molality part, और W2 by M2 है, इसको आप N2 बोल के भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। सपोज आपको जो है some 2 moles of solute has been dissolved
in a given solvent, find out elevation in boiling point, like that. If they ask you directly, you can write W2 by M2 is nothing but number of moles. मास और मोलिकुलर मास अलग अलग दिए हैं तो W2 by M2 लेंगे, डायरेक्टली मोल्स दिए तो आप W2 by M2 के बदले हम लिखेंगे N2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बहरहाल ये पार्ट मोलालिटी से रिलेटेड है, मल्टीप्लाइड बाय Kb यू विल गेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगेन this property is used in calculation of molecular mass of solute. elevation in boiling point है, अगर W2 by M2 लेते हैं तो number of moles हो जाएगा। elevation in boiling point is again becoming directly proportional to the number of moles of solute particles. It depends on the number of solute particles. जितने solute particles की quantity बढ़ेगी elevation in boiling point होते रहेगा। सिर्फ molecular mass के साथ अगर relationship देखते हैं तो ये inversely proportional है, it is inversely proportional, whereas with respect to moles it is again directly proportional. So elevation in boiling point is a colligative property because it depends on the number of solute particles. W2 by M2 is number of solute particles. So if you want to calculate M2, so this is the formula used to calculate molecular mass of solute. इस मेथड से अगर आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, M2 is equal to Kb into W2 into 1000 divided by W1 into delta Tb. Delta Tb elevation in boiling point, W1 mass of solvent, W2 mass of solute, ये conversion factor है 1000, Kb the molar elevation constant. It will be डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं Kb वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड रहेगा एंड इट इज ए कांस्टेंट इन द वैल्यू ऑफ दिस Kb विल बी गिवन टू यू, इट इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन kg per mole. Now if molality of the solution is equal to 1, यानी कि m की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, delta Tb becomes equal to Kb. If you take m is equal to 1 or unity, delta Tb becomes equal to Kb. यानी कि elevation in boiling point अगर आपको जो है 1 मोलल सोल्यूशन का मालूम करना है तो वो कितना रहेगा, उस सॉल्वेंट के Kb वैल्यू के बराबर। जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं जैसे कि वाटर हो सकता है या कोई दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है, उसकी Kb वैल्यू यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जितना भी रहेगा वो उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डेल्टा Tb becomes equal to Kb when the molality of solution is equal to 1. तो अब ये रिलेशनशिप से आप Kb को डिफाइन कर सकते हैं, Kb molar elevation constant is the elevation in boiling point. Molar elevation constant is the elevation in boiling point of solution when molality of solution is equal to 1. यहाँ पे वही डेफिनेशन है, molar elevation constant, it is defined as elevation in boiling point when molality of solution is 1 or unity. Kb वैल्यू सपोज एक सॉल्वेंट है जिसका Kb वैल्यू 2 है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक सोल्यूशन का आप देख रहे हैं और उस सोल्यूशन का मोलालिटी 1 है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 2 केल्विन बिकॉज इट विल बी इक्वल टू Kb. सो Kb अगर कैलकुलेट करना है तो अपने पास ये रिलेशनशिप है, यूनिट ऑफ Kb इज केल्विन kg पर मोल, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं ये रिलेशनशिप से, Kb इज इक्वल टू R इंटू एम इंटू टी नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। R गैस कांस्टेंट है, M मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसका हम Kb कैलकुलेट कर रहे हैं, T नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट and delta H it is nothing but enthalpy of vaporization. अगर कोई सॉल्वेंट के ये पूरे वैल्यूज़ मालूम है जिसमें R कांस्टेंट होता है, मोलिकुलर मास भी उसका फिक्स्ड है, बॉइलिंग पॉइंट आपको सॉल्वेंट का देखना है और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन
स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट करके देखना है, तब आपको ये Kb वैल्यू मिल जाएगा. So this value will be constant and it will be given in the question for different solvents. One mark question भी आ सकता है, define molar elevation constant or what is the elevation in boiling point when molality of solution is 1 given Kb is, Kb value आपको दिया जाएगा, molality of solution भी दे रहे हैं 1 बोल के, आपको elevation in boiling point पूछ रहे हैं, definitely elevation in boiling point will be equal to Kb. नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आते हैं, जिसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वी कॉल इट एज क्रायोस्कोपी. वहाँ पे हमने बोला था ईब्यूलियोस्कोपी और यहाँ पे बोलेंगे हम क्रायोस्कोपी. मीन्स वेन एवर यू कैरी आउट सम एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर्स वी कॉल इट एज क्रायोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स, और यहाँ पे वही टर्म, रिलेटेड टर्म यूज कर रहे हैं हम, क्रायोस्कोपी. लेट्स सी द ग्राफ. अगेन वेपर प्रेशर along y-axis, temperature along x-axis. यहाँ पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड सॉल्वेंट है. बॉइलिंग पॉइंट तो हमने देखा है. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. अगर मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ the solid and its liquid will be equal. The vapor pressure of solid and its liquid form will be same. यानी कि इसमें ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर, और ये लिक्विड सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट है. बोथ ऑफ देम विल मीट हियर. सो दिस पॉइंट, this is the vapor pressure of frozen solvent as well as the liquid solvent at this particular temperature. तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, तो इस वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिनोटेड बाय T नॉट F. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T नॉट F से. इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. So it is the temperature at which the vapor pressure of liquid and its solid will be same. अब solution का देखेंगे. solution जब बनाते हैं solute ऐड करके वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये solution का ग्राफ है. सॉल्वेंट के नीचे रहेगा कभी भी क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा. जब आप इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, you can see it will meet that solid form at this point. सोल्यूशन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे एग्जैक्ट सॉलिड फॉर्म के साथ हो गया था, लेकिन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो ये कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पर. अब इस पॉइंट पर सॉलिड फॉर्म और ये सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में जो है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रहेगा. दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिनोटेड बाय TF. सो व्हाट हैज हैपेंड इज सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही सल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, melting point also increases whereas freezing point decreases. अब जैसे कि when you talk about the sea water or ocean water itself, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व है. वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर फ्रीज नहीं होगा. अगर उसको आप फ्रीज आइस में कन्वर्ट करना है तो और कम करके टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा. you need to maintain very low temperature so that it converts into ice. Why it is happening is because of solute particles. Remember, presence of solute particles elevates the boiling point, elevates the melting point. से फॉर एग्जांपल ये आइसक्रीम बेचने वाले जो भी रहते हैं, ये क्या करते हैं, पूरा आइसक्रीम वो कंटेनर में रख के, बॉक्स में रख के, साइड में
फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करते हैं, आइस के साथ थोड़ा सॉल्ट मिक्स करके ऐड करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सॉल्ट रहने से उस पर्टिकुलर आइस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कि सपोज अब अलग अलग एरियाज में वो घूमते रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, रूम टेम्परेचर 35 या 25 या 30 तक रहता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट ना हो जाए, मेल्ट हो गया तो आइस पूरा आइसक्रीम ख़राब हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाता है, सल्यूट यानी कि सॉल्ट जो उसमें ऐड करते हैं आइस में, फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हो रहा है, सॉल्ट रहने की वजह से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होगा, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ही वो मेल्ट होगा। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब नॉर्मल प्योर वाटर ले लो आप, फ्रीज कब होता है, एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है। अगर उसमें कोई सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करो आप, सोडियम क्लोराइड ऐड करके डिसॉल्व करके उसको फ्रीज करने जाओ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 हो जाएगा, इट विल गो इन नेगेटिव स्केल, देन ओनली इट विल गेट फ्रीज्ड अप। So it shows that always due to presence of solute particles there will be decrease in the freezing point. So that decrease we call it as depression in freezing point. So freezing point of substance is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of corresponding solid. Freezing point decreases due to presence of solute particles in the solution. Difference in freezing point of pure solvent and its solution is called as depression in freezing point. अब यहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे वैल्यूज, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया था, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम था, यहाँ पे उल्टा है, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम रहता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा रहता है। तो जब आप डिफरेंस लेंगे, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन करेंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, so delta TF is called as depression in freezing point. It is equal to T naught F minus TF, where T naught F is freezing point of solvent, TF is freezing point of solution. So this difference will give us the depression in freezing point. कितना freezing point कम हो गया, ये आपको difference लेने के बाद पता चलेगा। अब ये एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि एग्जांपल जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट रीजन्स में, व्हीकल्स में जो कूलेंट होता है जिसमें वाटर रहता है, जो इंजन को कूल करने के लिए वाटर हम ऐड करते हैं, वो इवेपरेट फास्ट होता है, बॉयल हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने से। तो वैसे कूलेंट में वाटर के साथ वहाँ पे क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल सब्सटेंस ऐड करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड करने के बाद, यानी कि सल्यूट हम वाटर में ऐड करें जैसा हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा और वो सॉल्यूशन उस रीजन के टेम्परेचर के बेसिस पे वो बॉयल नहीं होगा, इट विल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म। जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो इंजन को जो है कूल करने का अपना प्रॉपर्टी, अपना जो है रोल जो है प्ले करता रहेगा। अगर आप उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड नहीं करेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो प्योर सॉल्वेंट इमीडिएटली इवेपरेट हो जाएगा और इवेपरेट होने के बाद इंजन जो है कूल करने के लिए कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा और इंजन डैमेज हो जाएंगे। So this ethylene glycol will be added there, which will play an important role in maintaining the coolant to remain in liquid form and it will save the engine. उसी तरह कोल्ड रीजन्स में भी ये कूलेंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। जो इंजन को कूल रखता है फ्रीज हो गया, तो फ्रीज होने के बाद जो है फिर से व्हीकल्स ख़राब हो जाएंगे, दे विल नॉट फंक्शन बिकॉज इंजन विल स्टॉप वर्किंग। तो वहाँ पे फ्रीज उस सॉल्वेंट वाटर को जो है फ्रीज होने से बचाना है, स्पेशली कोल्ड कंट्रीज पे फ्रीज होने से उस सॉल्वेंट को बचाना है, तो उसमें फिर से इथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज बोल के हम ऐड करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। व्हेन यू ऐड दैट इथिलीन ग्लाइकॉल,
the freezing point of that solvent will be reduced because you have added the ethylene glycol. Freezing point of solution decreases. There will be depression in freezing point. Same way when you talk about the falling of the snow, रोड्स के ऊपर कोल्ड कंट्रीज में स्नो गिरता है, बर्फ जमा हो जाता है, तब पूरा रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं. ब्लॉक होने के बाद ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स स्प्रे करते हैं, स्पेशली कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे करने के बाद या फिर वहाँ पर उसको स्नो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद या फिर स्प्रे करने के बाद क्या हो जाता है, वो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट सल्यूट पार्टिकल्स द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर्ड. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो स्नो फॉर्म हो रहा था अब वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड ऐड करें, क्योंकि लो टेम्परेचर रीजन कोल्ड कंट्रीज है. सो लो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड उसके ऊपर स्प्रे करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा स्नो, पूरा रोड जो है स्नो फ्री हो जाएगा, एंड इट विल नॉट डैमेज द रोड्स ऑल्सो. इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द रोड्स, as well as it will remove out all the snow because that snow will melt immediately and it will make the roads snow free. So there what we have done is we have reduced the freezing point of the snow. Snow जो particular temperature condition पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था अब वो नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड हमने ऐड कर चुका है. तो इस तरह ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर इन एलिवेट करने के, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं. अल्टीमेटली हम देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, या एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है. अगेन सेम केस, experimental results they have given delta TF, that is depression in freezing point, is also directly proportional to molality of the solution. When you remove the proportionality sign you will get delta TF is equal to KF into M. Again we'll replace M by the molality formula, that is W2 into 1000 divided by M2 into W1, or M2 is equal to Kf into W2 into 1000 divided by W1 into delta TF. दोनों फॉर्मूले सेम है, KB के बदले KF है, डेल्टा TB के बदले डेल्टा TF है. दैट्स द चेंज. कैलकुलेशन मेथड वही है, सिर्फ डेल्टा TB कैलकुलेट करते वक्त हम लेते हैं TB माइनस T नॉट B, लेकिन डेल्टा TF कैलकुलेट करते वक्त हम लेते हैं T नॉट F माइनस TF. Again this property is directly proportional to the moles of solute. जितने solute के moles बढ़ते जाएंगे freezing point उतना ही कम होते जाएगा. The more quantity of solute you add, there will be more and more decrease in the freezing point. And when with respect to molecular mass, again higher molecular mass substances will show less change in freezing point, whereas low molecular mass substances will show high change in freezing point. Now if molality of solution is equal to 1, again delta TF becomes equal to KF. So कैलकुलेट, अगर डिफाइन करना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. It is the depression in freezing point when molality of the solution is unity. What is molar depression constant? It is the depression in freezing point when molality of the solution is unity or 1. सेम Kb का यूनिट केल्विन kg पर मोल था, Kf का भी यूनिट केल्विन kg पर मोल है. इसका कैलकुलेशन मेथड भी वही R इंटू एम इंटू टी नॉट एफ स्क्वायर. Kb कैलकुलेट करते वक्त हम T नॉट B लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं. Kf कैलकुलेट करते वक्त उसी सॉल्वेंट का Kf अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. Enthalpy of fusion is nothing but the heat change that takes place when 1 mole of solid is converted into liquid form. Enthalpy of vaporization क्या है? Heat change that takes place when 1 mole of substance liquid
इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। अब यहाँ पे फ्यूजन पार्ट है, तो फ्यूजन में क्या होता है, it is a heat change that takes place when 1 mole of solid is converted into its liquid form. So this relationship helps us to find out or calculate the kf value for the electrolyte particular solvent. अलग अलग सॉल्वेंट्स के kv वैल्यू और kf वैल्यू होते हैं, तो ये क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, इस तरह आप kf वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 important colligative properties: RLVP, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. One more is left out, we'll discuss in the next session, that is osmotic pressure. ये पूरे colligative properties molecular mass determination के लिए यूज होते हैं, and they help in calculation of molecular masses of non volatile solutes.